नमस्ते प्यारे बच्चों। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लाभ मात्रा अनुपात और ब्रेक इवन पॉइंट सम विच्छेद बिंदु के बारे में जानकारी ली थी। लाभ मात्रा अनुपात का हमारा पार्ट छूट गया था उस वाले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में, और हमने बीईपी जो हमने सम विच्छेद बिंदु के बारे में पढ़ा था उसमें भी हमने 2 तरह के बीईपी को ही जाना था। बाकी हमारे 3 तरीके के बीईपी बच गए थे और साथ साथ लाभ मात्रा अनुपात भी हमारा बच गया था। जो हमने लास्ट लेक्चर में बीईपी पढ़े थे उनमें हमने पहला पढ़ा था बीईपी इन रुपीस और बीईपी इन यूनिट्स, मतलब सम विच्छेद बिंदु रुपए के रूप में और सम विच्छेद बिंदु इकाई के रूप में। हमने कुल मिलाके 5 तरीके से बीईपी की गणना के बारे में पढ़ा था बीजगणितीय विधि में, जिसमें से 3 प्रकार हमारे बच गए थे। हमारा तीसरे नंबर का हमारा जो बीईपी बचा हुआ था वो था बीईपी इन कैपेसिटी, क्षमता के रूप में बीईपी सम विच्छेद बिंदु। इसका फॉर्मूला बहुत आसान है। जब हम प्रश्न में बीईपी इकाइयों के रूप में निकाल लेते हैं तो हम फिर उसी बीईपी जो इकाइयों के रूप में निकाला हुआ है उसी को हम इस अपने समीकरण में उपयोग करते हैं। तो बीईपी इन रुपीस जो हमने गणना करके निकाला होगा वो, और टोटल कैपेसिटी इन यूनिट्स, किसी भी फर्म में या फैक्ट्री में जो कुल क्षमता होगी, अधिकतम उत्पादन होगा, उस उत्पादन की इकाइयों को बीईपी यूनिट्स में से इकाइयों को भाग देंगे, जो होगा उसका 100 से गुणा करेंगे तो हमको बीईपी इन कैपेसिटी मिलेगा। ये तो हमने यूनिट्स के रूप में ज्ञात कर लिया। अगर रुपीस के रूप में हमको कैपेसिटी ज्ञात करनी है तो तब भी हम बहुत ज्यादा कठिन नहीं है उस चीज को समझ पाना। बीईपी इन रुपीस हमने पहले निकाला हुआ है, हमने पिछले लेक्चर में देखा हुआ है कि कैसे निकलेगा। तो बीईपी इन रुपीस हम निकाल लेंगे। जो हमारा बीईपी इन रुपीस में निकल के आएगा उसमें हम टोटल कैपेसिटी इन रुपीस, जो कुल क्षमता रुपए के रूप में हमारी एक फर्म के में है या उद्योग में है, तो उसको हम लिख लेंगे बीईपी इन रुपीस में से बीईपी जो रुपीस हमारा आएगा उसमें से टोटल कैपेसिटी इन रुपीस को भाग दे देंगे और जो हमारे पास आएगा उसका हम 100 से गुणा कर देंगे। तो ये 2 फॉर्मूले हैं। एक बीईपी इन यूनिट्स के रूप में अगर हमको निकाला हुआ है तो हम ऊपर वाला फॉर्मूला निकालेंगे, और रुपीस के रूप में अगर हमको कैपेसिटी निकालना है तो हम नीचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इस तरह से बीईपी इन कैपेसिटी के 2 फॉर्मूले हमने पढ़े। अब हमारे पास आगे प्रश्न आता है बीईपी, चौथे नंबर का जो हमने पढ़ा था बीईपी रेशियो, अनुपात के रूप में सम विच्छेद बिंदु। तो अनुपात के रूप में सम विच्छेद बिंदु जो है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला, हमने जब बीईपी इन रुपीस निकाला होगा तो वो रुपीस के रूप में रहता है, उसी को हम बोलते हैं बीईपी इन सेल्स। जो हमने बीईपी, फिर से मैं एक बार बता रही हूँ, बीईपी इन रुपीस जो हमने निकाला हुआ होता है वही कहलाता है हमारा बीईपी इन सेल्स। तो बीईपी इन सेल्स में से जो वास्तविक विक्रय है, प्रश्न में आपको दिया रहेगा वास्तविक विक्रय, तो वास्तविक, अगर आपको नहीं दिया है प्रश्न में वास्तविक विक्रय तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। आप क्या करेंगे, परिवर्तनशील लागत, स्थिर लागत और लाभ को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो तीनों को जोड़ने के बाद जो आएगा वही हमारा कहलाएगा एक्चुअल सेल्स। एक्चुअल सेल्स में हम ले लेंगे बीईपी इन सेल्स में से एक्चुअल सेल्स, जो हमारा वास्तविक विक्रय है उसको हम भाग दे देंगे और जो हमारे पास आएगा उसको 100 से गुणा करेंगे। जब हम 100 से गुणा करेंगे तो हमको ये अनुपात के रूप में मिलेगा, प्रतिशत के रूप में मिलेगा। तो हम बोलेंगे बीईपी रेशियो। अब 5वां और आखिरी बीईपी हमारा जो बचता है वो है कॉम्पोजिट बीईपी। कॉम्पोजिट बीईपी के लिए बहुत कठिन नहीं है। हमारे पास प्रश्न में टोटल एफसी मतलब फिक्स्ड कॉस्ट, स्थायी लागत दी होगी। स्थायी लागत को हम ले लेंगे और हम पीवी रेशियो डालेंगे, कॉम्पोजिट पीवी रेशियो। कॉम्पोजिट पीवी रेशियो जो हमारा अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, हम आगे अब इसी को पढ़ने वाले हैं। तो कॉम्पोजिट बीईपी रेशियो जो निकलेगा उस बीईपी रेशियो को रख देंगे, तो जो हमारे पास आएगा वही कहलाएगा कॉम्पोजिट बीईपी। कॉम्पोजिट बीईपी निकालने का एक और फॉर्मूला भी है। अगर आपको पीवी रेशियो नहीं निकालना है प्रश्न में तो आप मत जाइए उस तरफ, हम कंट्रीब्यूशन के माध्यम से भी कॉम्पोजिट बीईपी निकाल सकते हैं। तो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, वही फॉर्मूले में जो हमने पहले उपयोग किया था वही, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में हम टोटल से कुल विक्रय को गुणा कर देंगे।
ठीक है। और कुल विक्रय पर गुणा करने के बाद हमारा जो टोटल कंट्रीब्यूशन कुल अंशदान होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि अंशदान कैसे निकलता है। अंशदान निकालने की दो विधियां हैं, या तो आप सेल्स में से फिक्स कॉस्ट को सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दीजिए, या फिर फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट को जोड़ दीजिए। दोनों ही तरीके से हमारा कंट्रीब्यूशन अंशदान निकल जाता है। तो उसी अंशदान को हम टोटल कंट्रीब्यूशन को लेंगे, ऊपर दोनों को गुणा करेंगे, उसके बाद इससे भाग देंगे, जो हमारे पास आएगा वही कहलाएगा BEP कॉम्पोजिट बी। अब एक चीज हमेशा याद रखना, ये वाला जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, कंट्रीब्यूशन वाला, तो इसमें हमको जो मान या जो मूल्य निकल के बाहर आएगा वह हमेशा रुपीस के रूप में होगा। मतलब आप चाहेंगे कि इकाइयों के रूप में वो मिले, तो इकाइयों के रूप में हमको नहीं मिलेगा, हमको हमेशा ये रुपए के रूप में प्राप्त होगा। तो आपको जब रुपए के बारे में पूछा गया हो कॉम्पोजिट BEP इन रुपीज, तब आप इस फॉर्मूले को अपने प्रश्न में लगाएंगे, ठीक है। अब बार बार हम जिस चीज की बात कर रहे हैं, बार बार हमारे पास एक शब्द निकल के आ रहा है जो है PV रेशियो, जिसे हिंदी में हम पूर्ण रूप से बोलते हैं लाभ मात्रा अनुपात। लाभ P, लाभ मात्रा अनुपात। तो लाभ मात्रा अनुपात मतलब कहने का मतलब ये है, अभी हमने थोड़ी देर पहले BEP पढ़ा था, संविक्षेप बिंदु। संविक्षेप बिंदु किसे कहा गया था, जिस बिंदु पर न लाभ हो न हानि, ठीक है। तो वो कुल लागत के बराबर ही होगा, ठीक है। तो कुल लागत में हर उद्यमी चाहेगा, हर उद्योगी चाहेगा कि कितना लाभ जोड़े वो उस, क्योंकि हर उद्यमी जो होता है, जो विक्रय करता है, वो लाभ जोड़ के ही करता है। तो लाभ की कितनी मात्रा रखे कि वो एक अच्छी स्थिति में अपने उद्योग को चला सके। तो उसे ज्ञात करने के लिए वो PV रेशियो, लाभ मात्रा अनुपात की गणना करता है। इसके भी अपने अपने बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं और प्रश्न में अमूमन समय इसको पूछा जाता है। तो हम आ जाते हैं PV रेशियो, लाभ मात्रा अनुपात, लाभ की मात्रा का अनुपात। एक शब्द में अगर हम इसको बोले तो इसके निकालने के भी कुछ फॉर्मूले हैं। C, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पहले, कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं ये अभी मैंने बताया। तो C में से SP मतलब होगा सेलिंग प्राइस, सेल्स को भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे। और हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये रेशियो है इसलिए ये हमेशा प्रतिशत के रूप में ही हमको मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, और हमेशा ये 100 से गुणा होगा ही, तो यहाँ पर C/SP × 100। और एक तरीका है, अगर हम C नहीं लिख रहे हैं, तो अगर हम C नहीं निकालना चाहते हैं तो हम कर देंगे, क्या कर देंगे, SP - VC मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य ऋण हमारा परिवर्तनशील लागत, माइनस करेंगे, जो आएगा उसका फिर SP से हम भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। इसकी जगह पर और हम एक चीज रख सकते हैं, FC + PT मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, लाभ, दोनों को जोड़ लेंगे और सेल्स से माइनस कर देंगे, सेल्स से भाग दे देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, तो भी हमारे पास PV रेशियो निकल के आएगा। और एक फॉर्मूला है, मान लीजिए प्रश्न में आपको लाभ दिया है, MOS दिया है, तो आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाला हुआ है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने जो निकाला हुआ है, हमें और अधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा लाभ से लाभ सुरक्षा सीमा को भाग देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, तो भी हमारा PV रेशियो निकल जाएगा। मान लीजिए आपने प्रश्न में पहले ही BEP इन रुपीज निकाल के रखा हुआ है, ठीक है, और आपको PV रेशियो निकालना है, ठीक। तो हमको फिर अलग से और बहुत सारे फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल फॉर्मूला है। स्थिर लागत में BEP इन रुपीज को याद रखिएगा, BEP इन यूनिट्स नहीं, BEP इन रुपीज, BEP इन रुपीज को भाग देंगे, भाग देने के बाद जो हमारे पास आएगा उसका 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करने पर इसको 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करने के बाद जो हमारे पास आएगा वो कहलाएगा PV रेशियो। और एक तरीका है PV रेशियो निकालने का, 100 - VC मतलब परिवर्तनशील लागत गुणित 100/SP, ठीक है। इस फॉर्मूले से भी हम क्या निकाल सकते हैं, मान लीजिए प्रश्न में हमको VC दिया है, SP दिया है, तो हम इस फॉर्मूले के माध्यम से भी PV रेशियो निकाल सकते हैं। लेकिन अमूमन जिस फॉर्मूले को या जिस सूत्र को लगाया जाता है वो एक तो ये वाला फॉर्मूला होता है और एक ये नीचे वाला फॉर्मूला। ज्यादातर इन दोनों
फॉर्मूले का हम उपयोग अपने पीवी रेशियो निकालने के लिए करते हैं। कई बार प्रश्नों में अनसॉल्व में जब आप देखेंगे तो आपको कई बार आपको पता चलेगा कि पीवी रेशियो निकालने के लिए हमको ज्यादातर 2 अवधियों का विक्रय और 2 अवधियों का लाभ दे दिया जाता है और उससे हमको पीवी रेशियो निकालने के लिए बोलता है। जब प्रश्न में इस तरह का प्रश्न पूछा हो कि 2 अवधियों में जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2018 में एक्स लाभ हुआ और 2019 में वाई लाभ हुआ, 2018 में एक्स ए प्रॉफिट हुआ विक्रय हुआ और 2019 में बी विक्रय हुआ, और इस तरह का हमको प्रश्न दिया हुआ है और हमको सॉल्व करना है, हमको राशि दी हुई है, तब हम क्या करेंगे 2 अवधियों का हमको विक्रय और लाभ दिया हुआ है, तब हम इनमें से कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम नीचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो कि बहुत सरल है, चेंज इन प्रॉफिट। चेंज इन प्रॉफिट मतलब लाभ का परिवर्तन, ठीक है, लाभ का परिवर्तन, जो परिवर्तन होगा उस परिवर्तन को हम यहाँ लिखेंगे, और लाभ विक्रय का परिवर्तन, चेंज इन सेल्स, तो लाभ जो परिवर्तित हुआ है और विक्रय जो परिवर्तित हुआ है, लाभ में से विक्रय को भाग दे देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये परिवर्तन क्या है? परिवर्तन बहुत कठिन चीज नहीं है। परिवर्तन का मतलब है कि वर्तमान वर्ष जो आपको जैसे 2018 दिया हुआ है हमको प्रश्न में और 2019 दिया हुआ है, तो 2019 का जो मान हमको दिया हुआ है, जो अमाउंट दिया हुआ है, चाहे वो लाभ का हो चाहे वो विक्रय का हो, तो 2019 में से 2018 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे। लेकिन अगर हमको 2018 में मान लीजिए हानि दी हुई है 10,000 की हानि, ठीक है, तो और यहाँ पर हमको दिया हुआ है 20,000 का लाभ प्रश्न में, तब हम इसमें माइनस नहीं करेंगे, तब हम क्या करेंगे उसको जोड़ेंगे, तो हमारे पास 30,000 रुपए आएगा, 20,000 अभी का और 10,000 की हानि। क्यों? क्योंकि 2018 में जब 10,000 की हानि हुई होगी और 2019 में जब 20,000 का लाभ दिखा रहा है, मतलब 2019 में जब 10,000 रुपए का लाभ हुआ होगा तो वो पिछले साल की हानि को उसने फुलफिल किया होगा, फिर वो 0 पे आया होगा और उसके बाद 2019 में 20,000 लाभ, मतलब कुल मिला के 2019 में जो लाभ हुआ होगा वो 30,000 रुपए, तो 30,000 रुपए लिखेंगे हानि की दशा में। और अगर हमको दोनों वर्षों में लाभ दिया है तब हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वर्तमान वर्ष से हम गत वर्ष को घटा दें और ये फॉर्मूले को लगा देंगे। ये इस फॉर्मूले को भी कई बार प्रश्न हमको पूछा जाता है, एग्जाम्पल वार्षिक जो परीक्षा होती है उसमें कई बार इस प्रश्न को पूछा जाता है। तो इस तरह से हमने बीईपी के जो 3 पार्ट बचे हुए थे, बीईपी इन कैपेसिटी, बीईपी इन रेशियो और कॉम्पोजिट बीईपी, ये 3 पढ़े, और हमने पीवी रेशियो के जो ज्यादातर उपयोग होने वाले फॉर्मूले हैं हमने वो पढ़े। तो इस तरह से हम बीईपी और पीवी रेशियो के बारे में अपने प्रश्नों के सूत्र ज्ञात कर सकते हैं और इन सूत्रों के माध्यम से हम अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पीवी रेशियो और बीईपी जो हमने पढ़ा है, ठीक है, इन पीवी रेशियो और बीईपी को हमने पढ़ लिया। हमारे पास थोड़ी सी चीज और बची हुई है इस प्रश्नावली में, जिसमें हमको देखेंगे, हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे। कौन कौन से फॉर्मूले देखेंगे हम? अब कुछ फॉर्मूले हम देखते हैं। अब हमारे पास बच गया है एमओएस, जिसके बारे में हम कंटिन्यूअसली देख रहे हैं। एमओएस हमारे पास बचा हुआ है। एमओएस के बाद अगर हमारे पास एस नहीं दिया है प्रश्न में, एफ नहीं दिया है प्रश्न में, पी नहीं दिया है प्रश्न में, बीसी नहीं दिया है प्रश्न में, और हमको उस फॉर्मूले के माध्यम से उसको लगा के हमको निकालना है, तो पहले हम इन एफ की, एफसी की, पी की, वीसी की, इन सब की गणना करेंगे। तो इससे संबंधित भी कुछ समीकरण है, कुछ सूत्र हैं जिनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो एमओएस सुरक्षा सीमा। सुरक्षा सीमा का मतलब होता है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, सुरक्षा सीमा मतलब उस सीमा के बाहर अगर हम जाएंगे तो हमारी कंपनी को नुकसान होने लगेगा। तो सुरक्षा सीमा का मतलब होता है वास्तविक विक्रय और संविक्षित जो विक्रय है उसके आधिक्य को ही सुरक्षा सीमा कहा जाता है। मतलब हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है उसमें से बीईपी प्रॉफिट सेल्स या एक्चुअल जो सेल्स होता है हमारा, उसमें से बीईपी सेल्स को या बीईपी रुपीस को जो माइनस करने के बाद आता है वही कहलाता है हमारा एमओएस, ठीक है, सुरक्षा सीमा।
तो सुरक्षा सीमा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम अलग अलग चीजों की गणना करना सीखेंगे और आखिरी में हम अगले लेक्चर में उन सूत्रों के माध्यम से प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। तो एमओएस सुरक्षा सीमा निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या फॉर्मूले, हम किस किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमारा पहला फॉर्मूला जो हमने बताया, एक्चुअल सेल्स, चाहे वो रुपीज हो और चाहे वो यूनिट हो, ठीक है। दोनों तरीके से हम ये निकालते हैं, दो तरीके का एमओएस निकलता है, एक रुपीज के रूप में और एक यूनिट के रूप में। तो अगर हमको रुपीज के रूप में निकालना है तो रुपीज लिख लेंगे और यूनिट के रूप में निकालना है तो यूनिट लिख लेंगे। इसमें से हम बीईपी इन रुपीज जो हमारा निकला हुआ है उसको हम घटा देंगे। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, अगर हमको यूनिट के रूप में है तो हम यहाँ पर लिख देंगे बीईपी इन यूनिट, ठीक है। दोनों को घटाएंगे, जो हमारे पास आएगा वही कहलाएगा एमओएस। यहाँ रुपीज के रूप में निकलेगा और यहाँ यूनिट के रूप में, ठीक है। तो इस तरह से हम बीईपी के माध्यम से, बीईपी इन रुपीज और यूनिट के माध्यम से एमओएस निकाल सकते हैं। और हमारे पास मान लीजिए अगर हमको और तरीके से निकालने के लिए बोला जाए तो एक और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज निकालने के लिए है, P अपॉन पीवी रेशियो। आपको याद होगा अगर, तो हमने इसी का पलट फॉर्मूला लगाया था पीवी रेशियो निकालने के लिए। मैं एक बार बता देती हूँ, पीवी रेशियो निकालने के लिए हमने P अपॉन एमओएस करा था, ठीक। तो पक्षांतर द्वारा एमओएस निकाल सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर एमओएस निकालने के लिए अगर हमने पीवी रेशियो निकाल रखा है और हमको एमओएस निकालना है तो हम इस फॉर्मूले को लगा देंगे। अगर हमने बीईपी निकाल लिया है और हमें एमओएस निकालना है तो हम ये फॉर्मूले लगा लेंगे, क्लियर। अब इसके बाद एमओएस निकालने के और एक दो फॉर्मूले हैं, उसको भी हम देख लेते हैं और फिर हम अपने प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ेंगे। और अगर हमने दिया हुआ है, अगर हमको एमओएस परसेंटेज के रूप में निकालना है, प्रतिशत के रूप में, तो हमने ये जो फॉर्मूला लगाया हुआ है ना, इसी फॉर्मूले को हम रिपीट करेंगे। रिपीट का मतलब एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी इन रुपीज या सेल्स अपॉन एक्चुअल सेल्स इनटू 100, क्लियर। तो यहाँ पर एक्चुअल सेल्स इन बीईपी जो रुपीज के रूप में है उसमें से एक्चुअल सेल्स को भाग देने के बाद 100 से गुणा कर देंगे तो हमको मिल जाएगा, मतलब इस फॉर्मूले में हमको इनटू 100 करना है और भाग देना है एक्चुअल सेल्स, क्लियर। इस तरीके से हम इन सारे माध्यम से एमओएस सुरक्षा सीमा की गणना कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हम कैसे कैसे गणना कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमको प्रश्न में लाभ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और हमको लाभ की जरूरत है ना। प्रश्न हल करने के लिए हमको मान लीजिए पी चाहिए और हमको पी नहीं दिया हुआ है, तो हम कैसे लाभ की मात्रा की गणना करेंगे, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ठीक। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं। हम क्या करेंगे, एसपी में से बीसी और एफसी माइनस, ठीक। तो हमको प्रॉफिट मिल जाएगा पहला। अगर मान लीजिए हमको कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो हम लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सी में से एफसी माइनस कर देंगे, ठीक है। तो भी हमको मिल जाएगा, सी का मतलब कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से एफसी को माइनस करेंगे तो भी हमको मिल जाएगा। अगर और सरल है, एसपी इंटू, मान लीजिए हमने पीवी रेशियो निकाल लिया है प्रश्न में, ठीक है, पीवी रेशियो निकाल लिया है और अब हमको पी निकालना है। तो पी निकालने के लिए एसपी गुणे पीवी रेशियो, ठीक है, और इसमें से हम माइनस कर देंगे एफसी, ठीक, माइनस एफसी। एसपी का जो पीवी रेशियो का प्रतिशत होगा उसको निकालेंगे और एफसी से माइनस कर देंगे तो हमको लाभ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इतने तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लाभ निकाल सकते हैं, 3 तरीके से। अब हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए देखिए अब बहुत सरल है, अगर हमको एफसी निकालना है, मान लीजिए प्रश्न में एफसी नहीं दिया तो इसी प्रश्न को हम पक्षांतर कर देंगे, पी को यहाँ कर देंगे, एफ को यहाँ कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एस पी इंटू पीवी रेशियो और माइनस कर देंगे पी, तो हमको एफसी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को हम
आगे पीछे करके एफ भी निकाल लेंगे और पी भी निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद अब हमारे पास है सेल्स। मान लीजिए प्रश्न में हमको सेल्स नहीं दिया, ठीक है, डायरेक्ट हमको सेल्स प्रश्न में नहीं दिया है और हमको सेल्स की जरूरत पड़ेगी, है ना, कुछ भी हम निकालेंगे तो हमको सेल्स की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो सेल्स निकालने के लिए, या एक और प्रश्न में मान लीजिए हमको दिया हुआ है कि हमको लाभ दिया है, सब कुछ दिया हुआ, और हमको एक विक्रय दे दिया है कि हमको इतने विक्रय के लिए कितना निकालना पड़ेगा, तो हमको उसको बोलते हैं डिजायर प्रॉफिट। डिजायर सेल्स, डिजायर्ड सेल्स, वांछित विक्रय।